नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है आखिर विवेक क्या छुपा रहा था। रमेश जी दो भाई थे। उनका छोटा भाई का नाम विवेक था। विवेक शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। वह अपनी पत्नी शिल्पा और अपने दो छोटे बच्चों के साथ शहर में ही रहता था। रमेश जी का परिवार गांव में ही रहता था, क्योंकि रमेश जी गांव के ही स्कूल में सरकारी टीचर थे। रमेश जी टीचर की नौकरी करते हुए खेती का भी काम संभालते थे। रमेश जी की माँ उमा देवी भी रमेश जी के साथ ही गांव में रहती थी। उनकी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा था। रमेश जी की पत्नी गायत्री भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वह घर के साथ साथ सासू माँ का भी खूब मान आदर करती थी। उनका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखती थी। गायत्री जी के भी दो बच्चे थे। बड़ी बेटी निशा 21 साल की और बेटा राहुल 18 साल का। विवेक भी अपने परिवार सहित हर साल गर्मी की छुट्टियों में गांव आ जाता। फिर पूरा परिवार एक महीने हंसी खुशी साथ में रहते। दोनों देवरानी जेठानी आपस में प्यार से रहती। बच्चे भी खूब मस्ती करते। यह देखकर उमा देवी भी बहुत खुश हो जाती। उमा देवी के पति अमरनाथ जी का निधन बहुत पहले ही हो चुका था। तब विवेक स्कूल में पढ़ता था और रमेश जी अपने कॉलेज के आखिरी साल में थे। पिता के निधन के एक साल के भीतर ही रमेश जी ने पढ़ाई पूरी कर ली और नौकरी के लिए फार्म भरने लगे। जल्द ही उनकी नियुक्ति सरकारी टीचर के रूप में उन्हीं के गांव के स्कूल में हो गई। नौकरी लगते ही रमेश जी के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। उनमें से एक रिश्ता उमा देवी को पसंद भी आ गया। पास के ही गांव की लड़की थी। रमेश जी ने भी हाँ कर दी, क्योंकि अपनी माँ का उदास चेहरा देखकर उन्होंने सोचा बहू के आ जाने से माँ का भी दिल लग जाएगा। इस तरह से गायत्री उनके घर की बड़ी बहू बनकर आ गई। पिता के ना रहने से पूरा परिवार का भार रमेश जी के ऊपर आ गया था। रमेश जी ने विवेक के मैट्रिक के बाद उसे कॉलेज के लिए शहर भेज दिया। विवेक तो जाना नहीं चाहता था, पर अपने बड़े भैया के डर से उसे जाना ही पड़ा। विवेक भी पढ़ने में होशियार था, इसीलिए उसने भी खूब मन लगाकर पढ़ाई की और कॉलेज खत्म करने के बाद शहर में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी ले लिया। विवेक के लिए भी रिश्ता आना शुरू हो गया। रमेश जी और उमा जी ने विवेक के लिए शिल्पा का रिश्ता पसंद कर लिया। शिल्पा शहर की पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की थी। शिल्पा में बस एक ही कमी थी कि वह ससुराल वालों से ज़्यादा मायके वालों पर भरोसा करती थी। इधर कुछ दिनों से शिल्पा देख रही थी कि विवेक शांत और कुछ उदास रहने लगा है। रमेश भैया का फ़ोन विवेक के पास कुछ ज़्यादा ही आने लगा था और फ़ोन जब भी आता तो विवेक दूसरे कमरे में जाकर बात करता। यह बात शिल्पा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब उसने विवेक से पूछा तो विवेक ने कहा कि भैया तो बस घर का हाल समाचार पूछ रहे थे, लेकिन शिल्पा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने विवेक से उसकी उदासी का कारण भी पूछा तो विवेक ने हंसकर उसे टाल दिया कि कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बेकार में टेंशन मत लो। एक दिन शिल्पा अपनी मम्मी से फ़ोन पर यह सब बताकर रोने लगी तो शिल्पा की माँ ने उसे भड़काते हुए कहा कि लगता है तुम्हारे जेठ विवेक से पैसे की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी बेटी शादी करने लायक हो गई है और बेटा कॉलेज में जाने वाला है। लगता है बहुत मोटी रकम मांग रहे हैं, इसीलिए दामाद जी टेंशन में हैं। यह सब सुनकर शिल्पा सोच में पड़ गई। फिर उसकी माँ ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा कि देख बेटा, समझाना मेरा काम है, समझना तुझे और दामाद जी को है। तुम दोनों के बच्चे अभी छोटे हैं, कल को वह भी बड़े होंगे, तुम्हारा भी खर्चा बढ़ेगा। तब तो ना तुम्हारी जेठानी और ना तुम्हारे जेठ तुम्हारा साथ देंगे। इसीलिए मैं तो कहती हूँ उन लोगों से रिश्ता ही तोड़ लो। इतना सुनने के बाद शिल्पा को भी माँ की बात सही लगने लगती है और वह भी उनके हाँ में हाँ मिलाती है। इसलिए अब वह जेठानी का फ़ोन नहीं उठाती थी और जब विवेक घर में रहता तो उसका भी फ़ोन चुपके से साइलेंट कर देती, ताकि वह भी भैया का फ़ोन उठा ना पाए। 2 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन शाम को दरवाजे की बेल बजी तो सोफे से उठकर शिल्पा ने गेट खोला। गेट खोलते ही वह अवाक रह गई। गेट पर सासू माँ, उसके जेठ जेठानी और उनके दोनों बच्चे थे। वह उन्हें देखकर समझ नहीं पा रही थी कि
क्या बोले। फिर वह हकलाते हुए उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहा और किचन से सबके लिए पानी लेने चली गई। वह किचन में सोच रही थी कि कितने बेशर्म लोग हैं, फोन नहीं उठाया तो भीख मांगने यहीं आ गए। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वह अपने आप को कंट्रोल करके सबके लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। इतने में ही उसकी जेठानी किचन में आ गई और गांव से लाए हुए फल और मिठाई दी और काम में उसका हाथ बटाने लगी। यह देखकर शिल्पा को और गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी वह ऊपर से शांत रहने का नाटक करती रही। वह अपनी जेठानी की बातों का हाँ और हूँ में सिर्फ जवाब दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या कहे। थोड़ी देर में विवेक भी ऑफिस से घर आ गया। विवेक तो भैया और माँ को देखकर बहुत खुश हो गया और पैर छूकर उनके पास बैठ गया। जब शिल्पा ने विवेक को भैया और माँ के पास बैठा देखा तो उसका दिल ही जल गया। फिर भी वह अपने आप को शांत बनाए रखने की कोशिश करती रही और सोच रही थी कि रात में पूछूंगी विवेक से कि यह सब क्या है, क्यों आए हैं ये लोग। लेकिन शिल्पा को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। रात के खाने के बाद जब वह अपने कमरे में जा रही थी तब विवेक अपने भैया भाभी और माँ के साथ एक कमरे में बैठा हुआ बात कर रहा था। तो शिल्पा भी दरवाजे के पास खड़े होकर चुपके चुपके उनकी बात सुनने लगी और मन में सोच रही थी कि आज पता लगा कर रहूंगी आखिर बात क्या है, यह लोग विवेक से क्या डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जब शिल्पा ने उन लोगों की बात सुनी तो उसके पैर तले जमीन ही खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके जेठ जी कह रहे थे कि भाई तूने फोन क्यों नहीं उठाया, मैं कितना टेंशन में आ गया था। इस मुश्किल घड़ी में परिवार तेरा साथ नहीं देगा तो कौन देगा, क्या तूने हमें पराया समझ रखा है। तभी विवेक ने बोला, आप अपने आप को पराया बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करिए। आप तो मेरे पिता के समान हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आपके कारण हूँ। और आज जब पिछले 6 महीनों से मैं सस्पेंड होकर अपनी कंपनी से केस लड़ रहा हूँ तब भी आप एक पिता की तरह ही मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे 6 महीने से यह एहसास भी नहीं हुआ कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा घर और मेरा केस दोनों आप ही चला रहे हैं। इस केस के चलते आपको खेत भी बेचना पड़ा और बैंक से लोन भी उठाना पड़ रहा है। भैया, मैं और शिल्पा आपका यह कर्ज कभी नहीं उतार सकते। यह सुनकर रमेश जी कहते हैं, अरे मैं जानता हूँ कि मेरा भाई निर्दोष है। तुम अपनी कंपनी से फ्रॉड कर ही नहीं सकते हो। तुम्हें फंसाया गया है और देख लेना केस भी हम ही लोग जीतेंगे। तभी उसकी भाभी भी बोलती है कि शिल्पा को यह बात कभी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उसे बहुत दुख होगा। अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी उसके खाने खेलने के दिन है। इधर यह सब सुनकर शिल्पा बस खड़े खड़े रोए जा रही थी। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसे खुद की सोच से नफरत हो रही थी कि वह कितनी छोटी सोच की है। वह तो कितनी भागों वाली है जो इतना अच्छा ससुराल उसे मिला, लेकिन वह उस लायक ही नहीं है। शिल्पा यह सब जानने के बाद सीधा रूम के अंदर जाकर खड़ी हो जाती है। उसे रोता देखकर सभी उसे चुप कराने लगते हैं। सब समझ जाते हैं कि वह सब जान चुकी है। तभी उसकी जेठानी बोलती है, शिल्पा घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। हम एक ही परिवार के हैं। जो भी होगा हम एक साथ मिलकर सामना कर लेंगे। यह सुनकर शिल्पा और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, आप सब मुझे माफ़ कर दें। वहाँ पर बैठे सभी लोग शिल्पा को ही देखे जा रहे थे। भैया भाभी और माँ जी, मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं, फिर भी मुझे माफ़ कर दीजिए। आप लोगों ने कभी भी मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, हमेशा प्यार से रहे। फिर भी मैं आप लोगों के बारे में गलत सोचती रही। मुझे लगा कि इनकी मोटी सैलरी के कारण ही आप लोग प्यार का दिखावा करते हैं, लेकिन दिखावा तो मैं करती थी। मैं कितना गलत थी, फिर भी आप लोग मुझे इस परिवार का हिस्सा मानते रहे। प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। यह कहते हुए शिल्पा जोर जोर से रोने लगती है। तब उमा जी बोलती है कि शिल्पा बेटा मत रो, मैं जानती हूँ तुम दिल की बुरी नहीं हो। वह तो तुम कभी कभी किसी की बातों में आ जाती हो, पर मुझे खुशी है कि सही समय पर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया। बेटा, परिवार में कोई सदस्य ज़्यादा कमाता है तो कोई सदस्य कम कमाता है,
लेकिन परिवार में पैसों से अधिक सदस्य का महत्व होता है और परिवार केवल प्यार और भरोसे से चलता है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे हमेशा इसी तरह मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहे। यह सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती है। उमा देवी भी नम आंखों से अपने दोनों बहू को गले लगा लेती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।